भारत में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने संबंधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। पारित। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक की जा सकती है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों पर गंभीर लापरवाही की स्थिति में करोड़ों रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि ये कानून परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर विपक्ष और कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए संशोधन में मूल ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, केवल सजा और जुर्माने की सीमा बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि परीक्षा प्रणाली को तकनीकी और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया गया, तो केवल कड़ी सजा से पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। आलोचकों ने ये भी याद दिलाया कि पहले बने कानून के बावजूद कई मामलों में मुख्य आरोपी सजा से बच निकले, इसलिए कानून की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जिन्हें आंदोलन के दौरान हिरासत में लिया गया था, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी और डिजिटल डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल, लाठीचार्ज, महिलाओं और मीडिया कर्मियों पर कथित हमलों तथा सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भूमिका जैसे आरोपों की जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। विश्लेषकों का मानना है कि अदालत के इस रुख से छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उनके अनुसार आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की पहचान की जा रही थी, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी की जा रही थी और भविष्य में कार्रवाई की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केवल आंदोलन में शामिल होने के आधार पर कार्रवाई की संभावना काफी कम हो गई है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है या जो गंभीर अपराधों में आरोपी हैं, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। चर्चा में यह भी कहा गया कि ये आंदोलन मुख्य रूप से छात्र आंदोलन था और अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने इसे किसी राजनैतिक दल से नहीं जोड़ा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये आंदोलन भविष्य में भी गैर राजनैतिक और मुद्दा आधारित बना रहता है, तो ये सरकार और व्यवस्था पर लोकतांत्रिक दबाव बनाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केवल कठोर कानून नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार भी आवश्यक है। कार्यक्रम में समाजसेवी जुनैद के मामले का भी उल्लेख किया गया। जुनैद ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान उन्हें पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा, धमकियां दी और उनके परिवार से भी पूछताछ की गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आंदोलन के लिए किसी प्रकार का चंदा या ऑनलाइन भुगतान, दो समानांतर बहसों को सामने लाता है। एक ओर सरकार का दावा है कि कठोर कानून से पेपर लीक पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष, विशेषज्ञ और छात्र संगठन मानते हैं कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या का समाधान संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों ने छात्र आंदोलन से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों को राहत दी है और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन तथा नागरिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सारिका और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी दिन की बड़ी खबर। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रदर्शनकारियों को राहत। एफआईआर मामले में एक्शन पर लगाई रोक, लेकिन लिखी शर्त भी। शर्त कौन सी, करेंगे चर्चा वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता के साथ। 10 साल की जेल, लाखों रुपए का जुर्माना। पेपर लीक रोकने वाले नए प्रस्तावित कानून में क्या है? पेपर लीक से जुड़े बिल पर संसद में हो रही चर्चा की भी बात करेंगे। जानेंगे प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या है खास। तो शुरू करते हैं। जेन जी प्रोटेस्ट के बाद काफी कुछ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के लिए राहत आई है सुप्रीम कोर्ट से और पेपर लीक से जुड़े कानून पर बहस हो रही है संसद में। आपको पता है कि जेन जी के प्रोटेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि परीक्षा लीक को रोकने के लिए सरकार संसद में एक कानून लेकर आएगी और सरकार ने कानून संसद में पेश कर भी दिया है।
यह है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक। सरकार का कहना है इसका मकसद पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस संशोधन में किन किन बातों का प्रस्ताव है। तो संशोधित विधेयक में जुर्म तय होने पर जेल की सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रस्ताव है। जुर्माने की रकम 50 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। साथ ही दोषी पाए जाने पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन विधेयक संसद के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला एक कानून है। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया। इस बदलाव में क्या खास है? चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता। शरद जी, मैं आपसे वही सवाल करना चाहूंगी जो कि प्रियंका गांधी ने किया है कि क्या खास है इस बदलाव में? पहले वाले कानून से ये कानून अलग कैसे है? दोनों लगभग सेम है, सिर्फ सजा बढ़ गई है। पहले 5 साल की सजा थी, अब उन्होंने 10 साल की कर दी है। कुछ जुर्माना बढ़ा दिया है। अदरवाइज और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने अपने मध्य रात्रि के भाषण में की थी, जो उन्होंने सेल्फी भाषण दिया था, तो वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट 2024 के बाद जो कानून बना उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान था। तो जिसे एक बड़ा क्लिशे शब्द है कि पुरानी बोतल में नई शराब या नई बोतल में पुरानी शराब, जो भी, तो ये उस तरीके की चीज है। इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये पुरानी शराब है और बोतल सिर्फ देखने में नई लग रही है। इसमें इससे होने वाला कुछ नहीं है। होना ये चाहिए था कि पेपर लीक ही क्यों हो, आप उस प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाइए। तो एक बार प्रोसेस फुल प्रूफ बन गया तो नकल ही नहीं होगी, पेपर लीक ही नहीं होंगे। लेकिन हम एक बार लीक हो जाए तो उसके बाद दोषियों को कैसे पकड़ा जाए? इससे पहले जो 2024 में पेपर लीक हुआ था, तो उसका जो मुख्य आरोपी था, इस जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसके दौरान, उसको छोड़ दिया गया। तो उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया, सबूत ही नहीं मिले। तो इस पूरी प्रक्रिया का कितना फायदा होगा, अभी मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मुख्य आरोपी फिर अगर पेपर लीक हुआ, फिर वो अगर दोषी सिद्ध नहीं हो पाया, फिर छूट जाएगा। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही सवाल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाया है। उन्होंने क्या कहा, वो सुनते हैं। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ, तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। अब शरद जी, सवाल इसमें यह है कि छात्रों को भरोसा कैसे होगा कि क्या बदल जाएगा इसके बाद? मैंने आपसे यही अर्ज किया कि मुझे तो फिलहाल नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बदल रहा है। छात्रों को इसीलिए भरोसा नहीं हो रहा है। छात्र तो एक बड़े रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स बनाई है, उससे अगर कोई एक अच्छी प्रक्रिया निकलती है, फुल प्रूफ प्रक्रिया निकलती है, जो एजुकेशन में सिर्फ परीक्षा ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत ढेर सारी चीजों की जरूरत है, जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो अगर वो नंदन नीलेकनी की जो अध्यक्षता वाली कमेटी है, वो अगर कुछ अच्छे सुझाव देती है, अच्छे रिफॉर्म्स, उन सुझावों को अमल में लाया जाता है, तो मुझे लगता है कि तब शायद छात्रों को एक राहत मिलेगी। शरद जी, ऐसे में एक और सवाल है। आपने सुना होगा कंगना रनौत के बयान को लेकर काफी चर्चा होती रही, सुर्खियों में रहा ये बयान। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद छात्रों से डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, ऐसे में कंगना रनौत जैसे बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसका कितना असर होगा इस पूरे मामले पर? उसका उल्टा ही असर होगा। जहां प्रधानमंत्री एक तरफ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों के गांवों पर मलहम लगाने की बात कर रहे हैं, वहां कंगना रनौत उन गांवों को और कुरेद रही हैं। मतलब गटर जनरेशन कहना जेनजी को, ये कहाँ की समझदारी है? मतलब गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है। छात्रों ने जो किया वो उस पर तरह तरह की डिबेट हर जगह हो रही है, और कोई भी समझदार व्यक्ति
उसमें से बहुत से ऐसे जी। फ्रेज थे, ऐसे नारे थे जिनका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आप भी अगर उसी स्तर पे उतर आए तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। इससे छात्र और नाराज होंगे और इससे बीजेपी और युवा वर्ग के बीच खाई और बढ़ेगी। जी शरद जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जेनजी आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बहुत कुछ अब भी हो रहा है। छात्रों के साथ सख्ती और कार्रवाइयों के बीच राहत की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए उन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का जो डिजिटल डेटा इकट्ठा किया गया है, यानी उनकी जो निजी जानकारी या उनकी पहचान संबंधी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब कुछ राज्यों ने पहले ही राहत दे दी थी। कल देर रात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और रत्ना सिंह ने यह जानकारी दी कि बिहार, राजस्थान और असम सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की गारंटी दी है। सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं लिए गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल, लाठीचार्ज, महिलाओं और मीडिया कर्मियों पर कथित हमले, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों के हिंसा में शामिल होने के आरोपों का भी संज्ञान लिया और कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। अब शरद जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी जहां से बनी एक कमेंट से, कोर्ट के ही, उसके बाद अगला जो कमेंट आया था वो कि इस मामले को देखने का कोर्ट के पास वक्त नहीं है। उसके बाद अब ये स्टैंड कि आंदोलन चलते रहना चाहिए, क्या कुछ बदल गया है? छात्रों का जो आंदोलन हुआ उसका असर अब कोर्ट पे भी दिखने लगा है। यही जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने अनएम्प्लॉयड छात्रों को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, और यही जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने कहा था कि छात्रों पर कोई लाठीचार्ज और पुलिस के एक्सेसिव फोर्स के वीडियोस देखने का हमारे पास समय नहीं है। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि छात्रों पर कोई जितने भी एक्सेस हुए हैं उनका हम संज्ञान लेंगे, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, तो जो उनकी मांग थी छात्रों की कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान हुए सभी दर्ज केस वापस लिए जाएं, तो उसको कोर्ट खुद इम्प्लीमेंट करा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये छात्रों के जो आंदोलन था, उनका जो प्रेशर था, उसका असर दिखने लगा है जी, और सरकार पर ही नहीं, कोर्ट पर भी। ऐसे में ये भी सवाल है कि छात्रों के लिए ये कितनी बड़ी, जो प्रदर्शन कर रहे थे खासतौर पर, उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, कार्रवाई होगी या पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन अब किसको राहत मिलेगी? छात्रों को तो राहत मिलेगी ही, जो प्रोटेस्टिंग छात्र थे, और वो पूरे देश भर में थे। हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की खबरें आई थी कि तो उनके प्रोफाइल्स चेक किए जा रहे थे, उनका फेस रिकग्निशन किया जा रहा था, सारे रिकॉर्ड किए जा रहे थे, जिससे कि उन चेहरों को बाद में उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिला के उनकी पूरी पहचान की जा सके और बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो अब अगर ये कार्रवाई रुक रही है तो एक बड़ी बात है, लेकिन इसका एक असर बीजेपी के सपोर्टर्स पे होगा, जिनको लग रहा था कि मोदी जी और योगी जी ये ऐसे नेता हैं जिनकी खिलाफत हो नहीं सकती, और अगर कोई उनको अपशब्द कहता है, उनको उनके प्रति असम्मान की भावना व्यक्त करता है, तो ऐसे लोगों को आगे या पीछे तो छोड़ते नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेटबैक लगेगा जी, क्योंकि उनकी कोर्ट खुद इसमें जब बीच में आया है, तो मुझे लगता नहीं कि सरकार इसमें कोई एक्शन आगे ले पाएगी। अब ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपराधिक बैकग्राउंड वाले जो हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई तो जो लोग आंदोलन में थे वो तो ऑब्वियसली थे ही, तो जो
आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, तो क्योंकि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से उनको चेक तो कर ही लिया है, तो अब अभी अखबार में भी खबरें आई हैं कि 100 से अधिक ऐसे लोग आंदोलन में शामिल थे जिनके खिलाफ हत्या के मामले जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। तो ऐसे लोगों को अगर पकड़ा जाता है किसी पुराने आपराधिक मामले में, तो मुझे लगता नहीं कि जो छात्र आंदोलन में शामिल थे, जो उनके लीडर्स थे, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन होगा कि अगर किसी हत्या के मामले में या किसी गंभीर अपराध के मामले में किसी को पकड़ा जाता है जो इसमें शामिल हो। लेकिन प्रोटेस्ट से जुड़ा कोई मामला हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब दो तरह के नैरेटिव्स चल रहे थे, आपने देखा होगा जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था। एक तो वो जो प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे और दूसरे वो लोग थे जो इसके खिलाफ बात कर रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, क्या कुछ बदल जाएगा? मुझे लगता तो नहीं कि अभी इतनी जल्दी कुछ बदलने वाला है, कि जो लोग इसके खिलाफ थे वो अभी भी खिलाफ रहेंगे और जो समर्थन में थे वो समर्थन में रहेंगे। लेकिन हाँ, सरकार के और कोर्ट के रुख में बदलाव आया है और ये एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से सरकार के लिए क्या बदल जाएगा ये जानना भी जरूरी होगा। क्या उनके लिए आगे की राह आसान रहेगी, क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि आंदोलन चलते रहने चाहिए? जी, सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। कोर्ट ने भी कहा है, उन्होंने खुद भी इस तरीके के कमिटमेंट्स दिए हैं कि अब हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो आंदोलन में शामिल थे। और इस तरीके की जो कुछ लीगल ल्यूमिनरीज थे जिन्होंने कहा कि किसी भी प्रोटेस्ट के लिए किसी सरकार के या पुलिस के परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत होती, सूचना देने की कि हम यहाँ से यहाँ तक के मार्च निकालेंगे, यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो कानून भी यही कहता है कि आपको किसी सिर्फ नोटिस देने की जरूरत है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इससे लगता है कि अब आगे और भी प्रोटेस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, मौके बढ़ेंगे, लेकिन उनको अपना रास्ता और अपना मुद्दा बहुत सोच समझ के चुनना हो। ये आंदोलन जब हो रहा था तो इसको तो वैसे ही देखा गया कि ये छात्रों का आंदोलन था, उनका गुस्सा था, वो क्वेश्चन कर रहे थे, डिसेंट था। लेकिन अब कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलेगा ये आगे? ये तो कॉकरोच जनता पार्टी ही बताएगी, लेकिन जैसा मैं देख रहा था, अभिजीत तिपके के पेरेंट्स ने कहा कि उनको अपने बेटे की बहुत चिंता थी जिस समय टाइफाइड हो गया था और ट्रिप लगाने के बाद भी वो मंच पे बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने आगे की राह के लिए जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि अभिजीत तिपके आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हमें लगता है कि जैसे वो अभी समाज सेवा कर रहे हैं ऐसे ही आगे करते रहेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपने आंदोलन को नहीं बदलेंगे। खासतौर पे अन्ना आंदोलन के बाद जो हश्र आम आदमी पार्टी का हुआ, वो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे और सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके रह गए। मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उससे कुछ सबक लिया होगा और वो अपने कदम सोच समझ के ही उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस तरह भी उठे थे, कई विपक्ष का भी साथ मिलता हुआ दिखा, वहां पर कई नेता भी गए। अब ऐसे में सवाल हो रहा है कि जो आंदोलन था, जो एक तरह से गुस्सा दिखा था छात्रों का या एक क्वेश्चनिंग पावर दिखी थी, क्या यहीं पर खत्म हो जाएगी या आगे भी कुछ बढ़ेगा? क्योंकि विपक्ष के उस स्पेस को क्या इस आंदोलन ने और छात्रों ने भरा है? देखिए, वो जितने भी विपक्षी नेता आए थे तो वो सब समर्थन देने आए थे छात्रों, और छात्रों ने कभी भी किसी भी जगह पे अपने को उससे आइडेंटिफाई नहीं किया। यहाँ तक कि जब लेफ्ट विंग के कुछ छात्र संघों की कार्यकर्ता भी उनके साथ भूख हड़ताल कर रहे थे, तब भी ये किसी स्टेज पे नहीं लगा कि इस आंदोलन को लेफ्ट विंग ने यूसर्व कर लिया हो या इस पे कब्जा कर लिया हो। तो ये बिल्कुल गैर राजनीतिक आंदोलन रहा और मुझे लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए। एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए समाज में जो हमेशा सरकार पे, बिल्कुल, यानी ये छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के लिए आंदोलन था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और दिल्ली में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उस वक्त एक चेहरा लगातार नजर आ रहा था, ये थे जुनैद, जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को खाना खिला रहे थे। लेकिन जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो जुनैद नहीं दिखे। जुनैद का कहना है वो पुलिस की अवैध हिरासत में थे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो जुनैद के साथ हुआ क्या था? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की। जब आपका फोन ऑन हुआ, सबसे पहला फोन किसका आया?
फ़ोन ऑन हुआ, मेरे ही साथियों का आया, जो मेरे वॉलंटियर्स लोग थे। क्या बताया आप? मैं बहुत देर तक तो बता ही नहीं पाया, इतना उन्होंने मुझको मतलब वो कर दिया था उन ये कि किसी को ये सब बताना मत, अगर अब बताओगे तो हम आगे भी आपको इसी प्रकार से उठा सकते हैं। लेकिन अब तो आप बता रहे हैं, ये पूरी कहानी आप सुना रहे हैं, तो आपके मन में डर नहीं है? अब थोड़ा अंदर से मुझे लगा है कि बताना चाहिए, क्योंकि अगर आगे भी यह घटना हुई तो लोगों को पता तो रहे कम से कम। जब ये सब हो रहा था, किस तरह के सवाल आपसे किए जा रहे थे, अगर आपको याद हो? क्या क्या कहा जा रहा था? कुछ हमें धमकी भी दी गई कि NSA वगैरह की UAPA लगा देंगे, ये सब कर देंगे, इस प्रकार की भी बातें। NSA या UAPA आप जानते हैं? हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का UAPA तो जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती, उसमें तो खुद ही सिद्ध करना पड़ता। तो जब उन्होंने इन कानूनों के नाम लिए, उस वक्त क्या लगा आपको? एक डर स्वाभाविक है, वो बैठ गया अंदर के। हमने तो कोई गलत कार्य भी नहीं किया, हम ये सब हम किस लिए कर पा रहे हैं? हमारे रसूल ने ये बताया कि लोगों की सेवा करो, उनकी खिदमत करो, इस्लाम में ये सब बताया गया, वहीं से हमें ये शिक्षा मिली है। क्या कोई ऐसा सबूत है आपके पास जिसके आधार पर हम आपके इन आरोपों की पुष्टि कर सके? तो मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं? उसका कोई साक्ष्य तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी नहीं था कुछ रिकॉर्ड कर पाए, तो अब मैं कैसे उसका साक्ष्य दे सकता हूँ? जो उन्होंने बोला है वो मैं बता पा रहा हूँ। अब उसका कोई ऐसा, क्योंकि अगर फ़ोन भी उन्हीं के पास था, कुछ रिकॉर्ड करते या कुछ चीज़ करते तो। जब उन्होंने आपको छोड़ा होगा उसके बाद तो कुछ तस्वीरें वगैरह आपने ली होंगी वहाँ? हाँ, वहाँ पर एक थाना वगैरह है, उसकी हमने तस्वीर ली, और उबर का भी बिल है। वो उबर से जब हम वहाँ से दिल्ली तक आए, उसकी बिल है, सारी टाइमिंग है उबर की, वो सब है हमारे पास। उसके अलावा तो कोई साक्ष्य हमारे पास ऐसा उपलब्ध नहीं है ताकि हम बिल्कुल उसको सिद्ध कर पाएं। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है जुनैद, कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं समझना चाहता हूँ कि आपने अपने खुद के अकाउंट में, अपने से जुड़े लोगों के अकाउंट में भी किसी तरीके का कोई पैसा लिया? ये हमने पहले ही, जब हमने अपने टीम को बिल्डअप किया, ये संकल्प तभी ले लिया था कि हमने बार बार ये अपनी, जो मेरा इंस्टा अकाउंट है उसमें भी देख सकते हैं, बार बार ये अपील करते थे कि हम किसी से कोई कैश अमाउंट नहीं ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं ले रहे हैं, हमने कोई अपना QR कोड नहीं जारी किया, मेरे नाम पर कोई झूठे QR जारी किए गए, हम उसका खंडन करते रहे लगातार कि क्या आपके खुद के अकाउंट में इस दौरान कोई पैसा आया? नहीं, कोई पैसा नहीं आया। वो आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उन्होंने पूरा फ़ोन ले लिया, उन्होंने भी चेक किया होगा। इस प्रकार का कोई भी पैसा अगर हमारे पास पाया जाता है तो आप स्वतंत्र जांच कीजिए, कौन रोक रहा है? और जुनैद का दावा है कि पुलिस ने उनके परिवार के लोगों को थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की। BBC से बातचीत में गाजियाबाद पुलिस ने उनके परिवार से पूछताछ की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्हें हिरासत में लेने से इनकार किया है। वहीं मेरठ पुलिस ने BBC के सवाल का जवाब नहीं दिया है। जुनैद का ये पूरा इंटरव्यू आप BBC हिंदी के YouTube और Facebook पेज पर देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में। और आज दिन भर में फिलहाल इतना ही। स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने, गैलरी की कमान थी मेगल के पास, और इस शो को प्रोड्यूस किया मानसी दास ने। तो आप मुझे दें इजाजत, फिर मुलाकात होगी कल यानी बुधवार को। नमस्कार।